नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिक विषय के इकाई 6 किरण प्रकाशिकी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपवर्तन सूत्र जो है वो अवतल पृष्ठ के लिए बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछा गया है और बड़े नंबरों में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में स्किप ना करें और 5 नंबर अपने प्राप्त कर लें। तो दोस्तों जो अपवर्तन सूत्र होता है वो होता क्या है? पृष्ठों का गोलीय पृष्ठ के लिए μ-1/r बराबर μ/v -1/u। तो इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये कैसे आता है। तो इसके लिए आपको केवल 3 बात याद रखना है। पहली बात है स्नेल का नियम कि जब भी अपवर्तन की घटना होती है तो स्नेल का नियम लागू होता है। दूसरा आपको याद रखना है बहिष्कोण प्रमेय। दोस्तों आपने मैथ्स में, गणित में, पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में बहिष्कोण प्रमेय के बारे में जरूर सुना होगा। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है एक बार आपको याद दिलवा दें कि किसी भी त्रिभुज की कोई सी भी भुजा को अगर हम बढ़ा दें तो अंदर वाले 3 कोण होते हैं, 1 2 3 नंबर अपने लिख लिया। तो बड़ी वाली जो भुजा है जिसको हमने आगे बढ़ाया है वो बाहर जो कोण बनाएगी उसको बोलते हैं बहिष्कोण। और बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार क्या होता है? बाहर वाला जो कोण होता है वो अंदर वाले दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। दूरस्थ का मतलब होता है उसके पास वाले को छोड़ के बाकी 2 कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात बहिष्कोण प्रमेय अनुसार बाहर वाला कोण अंदर वाले 2 दूर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। बस इस टेक्निक का हमें उपयोग करना है। तो हमें केवल 3 बात याद रखना है। कितनी बात याद रखना है? 3। पहला स्नेल का नियम, दूसरा हमें याद रखना है बहिष्कोण प्रमेय और तीसरा यूज करना है हमें कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फार्मूला। और हमारे 5 नंबर क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। तो देखिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम जो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं? अवतल पृष्ठ के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले सावधानी पूर्वक हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। ये लिया हमने एक अवतल पृष्ठ जिस पदार्थ का वो बना हुआ है पारदर्शी माध्यम जो है उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है? म्यू है। इधर जो है वो क्या है? वायु है, वायु। और इधर हो जाएगा पारदर्शी माध्यम जो म्यू जिसका अपवर्तनांक है। अब इसका ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, इसका नाम हम दे देंगे APB। और यहाँ हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र और यहाँ ले लेंगे हम बिंदु आकार की वस्तु O। तो दोस्तों O से हमेशा वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं। तो O से पहली किरण चलेगी जो पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित होगी और जो भी प्रकाश किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ये आपको पता है तो सीधे निकल गई। दूसरी किरण जो है हम परिधि के किसी बिंदु पर आपतित करवाएंगे। तो एक बिंदु हमने बना लिया परिधि पर M जिसको हम C को M से मिलाएंगे। तो C को M से मिलाएंगे और L तक आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों C वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से परिधि पर जो लाइन मिलाई जाती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या परिधि के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये जो CL लाइन हमने खींची है अभिलंब का कार्य करेगी। अब दूसरी किरण जो है वो O से चलेगी, वस्तु चलेगी और परिधि के पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होगी। तो अब यहाँ देखिए अपवर्तन कैसे होगा। इधर है प्रकाश किरण विरल माध्यम वायु में और इधर जाएगी वो सघन माध्यम में। तो विरल से जब सघन माध्यम में जाती है तो सीधे नहीं जाएगी, वो अभिलंब की ओर क्या जाएगी? झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुकते हुए एमी दिशा में क्या जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों एक किरण सीधे निकल गई, दूसरी किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या जाती है? झुक जाती है। अब इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य अक्ष पर मिलेगी जहाँ वस्तु का बिंदु आकार की वस्तु का बिंदु आकार का ही आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त होगा। अब दोस्तों ये आपतित किरण थी, यह अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी I। ये अपवर्तित किरण है, यह अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण R बनाएगी। ये R है तो शीर्षाभिमुख से यहाँ भी क्या जाएगा? R हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा। अब 3 कोण हमें मानना पड़ेगा। वस्तु के पास हम मानेंगे क्या? अल्फा, I के पास मानेंगे हम बीटा और C के पास मानेंगे हम थीटा। तो सबसे पहले हमने जो कोण माने हैं वो स्टार्ट में लिखेंगे। माना कोण MOC, कोण MOC बराबर क्या हो गया हमारा? अल्फा। कोण MIC बराबर क्या माना हमने? बीटा। और कोण MCP बराबर हमने माना थीटा। तो ये सबसे पहले हमने 3 कोण मान लिए हैं। 3 कोण मानने के बाद अब हम लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल के
नियम से। आप सभी जानते हैं स्नेल का नियम क्या कहता है कि जब अपवर्तन होता है तो जिस पदार्थ में अपवर्तन होता है उस पदार्थ के माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का क्या होता है, बराबर। अर्थात हम लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर। तो साइन आई अपन साइन आर हो गया। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो आई है और इतना सा कोण आर है, और ये आई और आर आपको दिख रहे हैं चित्र में बहुत ही कम है इनका मान। तो यह लिखेंगे हम चूंकि आई व आर के मान बहुत कम है, बहुत कम है, और जब इनके मान बहुत कम है तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, साइन आई को हम लिख सकते हैं आई और साइन आर को लिख सकते हैं हम आर। जब कोणों का मान बहुत कम रहता है तो साइन शब्द हटा सकते हैं हम, तो साइन आई बराबर आई लिख सकते हैं, साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं। तब हमारा जो इक्वेशन बनेगा साइन आई के स्थान पर हम आई यूज़ करेंगे, साइन आर के स्थान पर आर यूज़ करेंगे, बटे में 1 लगा के तिर्यक गुणा कर लेंगे और हम आई बराबर लिख लेंगे हम म्यू आर, और इस प्रकार हम समीकरण 1 प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था स्टार्ट में कि हमें 3 स्टेप में काम करना है। पहले स्टेप में स्नेल का नियम, दूसरे स्टेप में बहिष्कोण प्रमेय और तीसरे स्टेप में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो हमारी पहली स्टेप संपन्न हो चुकी है, हमने स्नेल का नियम लगा लिया है। स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर। चूंकि आई व आर के मान बहुत कम है इसलिए साइन आई बराबर आई लिख सकते हैं, साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं। तो म्यू बराबर हो जाएगा हमारा आई अपन आर और तिर्यक गुणा करेंगे तो आई बराबर म्यू आर। तो दोस्तों अब हम दूसरी स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी दूसरी स्टेप है बहिष्कोण प्रमेय। अब देखिए समीकरण 1 में 2 अज्ञात चीजें हैं आई और आर, हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी है। तो आई और आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले सबसे पहले आई किस त्रिभुज में आ रहा है, तो एम ओ सी त्रिभुज में। तो हमने लिखा है त्रिभुज एम ओ सी में बहिष्कोण प्रमेय से। कौन से प्रमेय लगाएंगे अब, बहिष्कोण प्रमेय से। और बहिष्कोण प्रमेय आप जानते हो बाहर वाला जो कोण है अंदर वाले दूरस्थ दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों एम ओ सी में बाहर वाला कोण कौन सा है, थीटा, आपको दिख रहा है। ये अंदर वाले दो कोण कौन से रहेंगे, एक तो ये आई और एक ये अल्फा। तो आई और अल्फा के योग के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब हमें समीकरण 1 में किसकी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, आई की। तो हम यहाँ आई का मान बना लेंगे, प्लस का अल्फा इधर आएगा तो माइनस का अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार हम आई का मान पक्षांतर करके बना लेंगे। तो हमने बहिष्कोण प्रमेय लगाई, बहिष्कोण प्रमेय लगाने के बाद में हमने पक्षांतर कर लिया और आई का मान निकाल लिया। इसी प्रकार अब हमें चाहिए आर का मान। तो आर के मान के लिए हम देखेंगे किस त्रिभुज में आर आ रहा है, तो देखिए छोटे त्रिभुज में, ये एम आई सी त्रिभुज में। तो त्रिभुज एम आई सी में बहिष्कोण प्रमेय से, कौन से प्रमेय लगाएंगे दोस्तों, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय वही बाहर वाला कोण कौन सा है इसमें, थीटा, अंदर वाले दो कोण एक तो जाएगा आर और एक हो जाएगा बीटा। तो आर प्लस बीटा के योग के क्या होगा, ये बराबर। अब हमें किसकी वैल्यू बनानी है, आर की आवश्यकता है। तो आर की वैल्यू बनाने के लिए बीटा को इधर भेज देंगे, तो थीटा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा आर। अब हमारे पास आई की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, ये दोनों हम क्या रख देंगे समीकरण 1 में। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो आई आया पहले, आई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, थीटा माइनस अल्फा बराबर म्यू, और आर के स्थान पर रखेंगे हम थीटा माइनस बीटा। इस प्रकार हो जाएगी हमारी ये समीकरण 2। तो पहली समीकरण स्नेल के नियम से, दूसरी समीकरण चित्र में बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग करके आई और आर की वैल्यू बनाएंगे और आई और आर की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अब अंतिम स्टेप हम यूज करेंगे और वो है कोण का सूत्र। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए यहाँ तक बहुत आसान था। अब अंतिम स्टेप है, अब थीटा अल्फा थीटा बीटा ये सब कोण है, वो चित्र में हम जानते हैं कोण का सूत्र क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए अब हमने यूज़ करा सूत्र, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो ये लिखा हमने चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले कौन सा कोण की आवश्यकता पड़ेगी, थीटा। अब यहाँ देखो थीटा, थीटा के सामने कौन सा चाप है, पीएम। तो यहाँ लिखेंगे कोण तो जाएगा ये थीटा और चाप हो जाएगा पीएम और त्रिज्या जाएगी पीसी। तो पीएम बटे पीसी। दूसरा है हमारा अल्फा, अल्फा के सामने देखो कौन सा चाप है, वही चाप पीएम रहेगा और त्रिज्या जाएगी पीओ। अब तीसरा कोण है हमारा कौन सा, बीटा। तो बीटा के सामने चाप वही पीएम रहेगा और त्रिज्या जाएगी पीआई। इस प्रकार हम तीनों कोणों के मान बना लेंगे और इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में मान रखने पर, अब समीकरण 2 में मान रखो तो थीटा के स्थान पर हम रखेंगे पीएम बटे
पी सी और माइनस फिर है अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या बनाई है, पी एम बटे पी ओ बराबर म्यू। फिर है थीटा। थीटा की वैल्यू क्या बनाई हमने, पी एम बटे पी सी माइनस पी एम बटे पी आई। इस प्रकार हमने थीटा, अल्फा और बीटा के मान समीकरण 2 में रख दिए। अब दोस्तों दोनों तरफ क्या दिख रहा है, पी एम कॉमन, तो दोनों तरफ पी एम कॉमन निकाल लेंगे हम। इधर से बचेगा 1/पी, इधर से बचेगा 1/पी, इधर से पी एम कॉमन निकाल लेंगे, म्यू 1/पी माइनस 1/पी। अब दोस्तों पी एम से पी एम कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगी समीकरण 3, पी ओ बराबर हो जाएगा म्यू 1/पी माइनस 1/पी। ये जाएगी समीकरण 3। तो पहली स्टेप अब हम यूज़ करते हैं स्नेल के नियम से, दूसरी हम लगाते हैं बहिष्कोण प्रमेय और तीसरी लगाते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इस प्रकार हम समीकरण 3 प्राप्त कर लेते हैं। अब जो समीकरण 3 हमें प्राप्त हुई है इसमें हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी के बाद हमारा फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी दोस्तों आपको अच्छे से याद है कि सभी चीज़ें हम चित्र में देख के चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, सबसे पहले पीसी को देखेंगे हम। पीसी देखिए आप, पीसी बाईं ओर है, उल्टे हाथ तरफ है, माइनस में पी ध्रुव होता है, सी वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, तो इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे, ये जाएगी माइनस आर। तो पीसी की वैल्यू हो गई माइनस आर। दूसरा है पी ओ। अब पी ओ क्या है, देखो यहाँ चित्र में पी ओ मतलब वस्तु, ध्रुव से दर्पण के या पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ये बाईं ओर है तो ये भी माइनस में आएगी। फिर तीसरा है पी सी हो चुका है पी आई। पी आई क्या है, इसमें पी आई प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको माइनस वी बोलेंगे हम। अब यह मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, तो दोस्तों देखिए आप 1/पी, तो 1/पी, पी का मान माइनस आर है तो माइनस हमने ऊपर पहुँचा दिया, आर लिख दिया। फिर है माइनस पी ओ का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/यू हो जाएगा, म्यू कोष्टक में 1/पी, तो पी का मान वापस माइनस 1/आर लिखेंगे तो माइनस ऊपर पहुँचा दिया। फिर माइनस वी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/वी। अब इसको सरल कर लेंगे, माइनस 1/आर प्लस 1/यू, अंदर गुणा करेंगे माइनस म्यू/आर प्लस म्यू/वी। आर एक तरफ ले आएंगे, म्यू/आर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 1/आर, उधर म्यू/वी है ही सही, प्लस का 1/यू उधर जाएगा तो 1/यू। दोस्तों यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो आर का आर में भाग देंगे एक बार, एक का ऊपर गुणा करेंगे म्यू, आर का आर एक बार, एक का एक में करेंगे एक, बराबर हो जाएगा म्यू/वी माइनस 1/यू। और यही हमारा क्या है, गोलीय पृष्ठ के लिए या अवतल पृष्ठ के लिए क्या है, अपवर्तन सूत्र। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए ताकि इसका सभी लाभ उठा सके। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।